नमस्कार, एमेजॉन प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी के साथ जारी है राजनीति। जी हां, दूसरे चरण के मतदान के बीच तीसरे चरण के लिए भी नेताओं की चुनावी दौड़ देखने को मिली, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात की रैली में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर आरोपों के जमकर तीर छोड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में अपनी आवाज बुलंद करते हुए बीजेपी पर जुबानी तीर चलाए। कुल मिलाकर के अब यूपी की चुनावी जंग तीसरे चरण में पहुंच चुकी है और आने वाले बाकी चरणों के लिए भी सभी दल अपने अपने आरोपों के तीरों को और धार देने में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के चुनाव की जंग में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इसी पर है हमारी आज की ये बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया और इसके साथ ही तीसरे चरण के लिए नेताओं के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। और इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार यूपी में 10 दिन पहले ही रंगों वाली होली मनेगी और प्रदेश में परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। कानपुर देहात पहुंचे पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुनावी जनसभा में विपक्ष को जमकर घेरा। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था। आज भाइयों बहनों, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। दूसरे चरण के मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी को रात भर नींद नहीं आई है और इन दिनों उनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखो, आजकल देखी कि नहीं देखी शक्ल आपने? वैसे 12 तो यहां बाद में बजे, सवेरे ही 12 बज गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई आज, क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था। रात भर नहीं सो पाए और सुबह ही हमारे पत्रकार साथियों को बुला लिया उन्होंने। कह रहे कि ये चुनाव 80-20 का है, 80-20 का। ये कह रहे ये चुनाव दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का अगर किसी ने सुना होगा आज का इंटरव्यू, उनकी शक्ल देख लेना, उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। दूसरे चरण के मतदान के साथ ही नेताओं की अब तीसरे चरण के लिए दौड़ भाग शुरू हो गई है, जहां बीजेपी के दिग्गज चुनावी रण में जनता को साधने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर है। फिलहाल ये चुनावी घमासान 7 मार्च तक जारी रहेगा और 10 मार्च का दिन ये तय करेगा कि इस घमासान में किसके हाथ में सत्ता की चाबी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो प्रचार जोरदार देखने को मिल रहा है, तो वहीं जुबानी तीर का प्रहार भी हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी बहस को, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो मतदान फिलहाल चल रहा है और इसी के साथ जारी है राजनीति भी। दूसरे चरण के मतदान के बीच तीसरे चरण के लिए भी नेताओं की जो चुनावी दौड़ है वो देखने को लगातार मिल रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात की रैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर के
तीरे छोड़ते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में अपनी आवाज बुलंद करते हुए बीजेपी पर तगड़ा जुबानी जंग चलाया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। आज दूसरे चरण का मतदान है, तकरीबन 6 बजे तक यह मतदान होगा, लेकिन बाकी चरणों के लिए सभी दल अपने अपने आरोपों के तीरों को और भी ज्यादा यहां पर धार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और दूसरे चरण के चुनाव की जंग में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हम इसी पर बड़ी बहस को करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 3 बजे तक जो हमारे पास जानकारी मिली थी कि तकरीबन 51% मतदान हुआ है, लेकिन 6 बजे तक ये मतदान चलेगा, तो इसके प्रतिशत की अगर बात करें तो ये 60 से ऊपर जा सकता है। तो पहले चरण और दूसरे चरण में 60 से ऊपर का मतदान हुआ है और इसी के साथ जुबानी जंग लगातार हो रही है। रैलियों का दौर भी चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर बसपा हो, इन सब की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही हैं। जो नेता हैं वो घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। तो वहीं इसके साथ एक दूसरे पर एक कहते हैं व्यक्तिगत यहां पर वार भी किया जा रहा है। एक पर्सनल अटैक भी लगातार एक पार्टी का दूसरे पार्टी के अध्यक्ष पर हो रहा है। इससे पहले हमने पहले चरण के चुनाव से देखा था कि क्या बीजेपी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी, इन सब की तरफ से जो जुबानी जंग थी वो काफी ज्यादा गहमा गहमी उसमें बढ़ गई थी, क्योंकि हमने देखा था शब्दों की मर्यादा तक नहीं रही थी। लेकिन अब इसके बाद से मुद्दों की राजनीति करते थोड़ी बहुत पार्टी जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ कांग्रेस लगातार हमलावर है अपने विपक्षी दलों पर। उनके साथ यही कहना है कि वो शब्दों का खेल करते हैं, लेकिन हम यहां पर मुद्दों का खेल करते हैं। हमने पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ अपने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी और हम यहां पर लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने तकरीबन 40% महिलाओं को सीट देने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा भी किया है। इसी के साथ उन्होंने भर्ती विधान निकाला। उन्होंने कहा कि हम रोजगार के मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। जो रोजगार कोविड के वक्त में छीन गए थे, जहां बेरोजगारी दर बढ़ गया था, हम वही रोजगार देने का वादा करते हैं। और अपने भर्ती विधान में कई ऐसे तमाम वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे। इसके साथ ही उन्नति विधान आखिरी में इसे निकाला गया था और उसमें किस तरह से प्रदेश की उन्नति होगी, इसको लेकर के तमाम वादे कांग्रेस की तरफ से। इस बीच में संकल्प पत्र निकाला गया बीजेपी की तरफ से। संकल्प पत्र में तमाम वादे किए गए कि 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। इसी के साथ किसानों के लिए क्या कुछ रहेगा। अगर हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से भी यहां पर मैनिफेस्टो निकाला गया, उसमें भी तमाम वादे किए गए हैं। और सबसे बड़ा वादा जो किया गया है वो पेंशन बहाली को, ये जो पुराना पेंशन था उसी की बहाली को लेकर के यहां पर वादा किया गया है। इसको लेकर के कर्मचारी जो है कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकार से पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन योगी सरकार इस पर काम नहीं कर पाई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो सबसे पहले हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और इसके जरिए वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुड़ी थी। इसके साथ हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो चुनावी रण है वो काफी यहां पर मजेदार देखने को मिला है। इसमें हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम यहां पर लगाया है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ 3 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल साहब है बीजेपी की तरफ से, वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो वहीं शाहबाज जी है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार जी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो हमसे जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश साहब आपके पास हम आना चाहेंगे और आपसे, आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना जब उत्तर प्रदेश में वो रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो सीधे तौर पे कहा कि इस बार 10 दिन पहले ही होली मनेगी, रंगों की होली होगी ये पूरी और परिवारवाद जो है वो हारेगा। तो हमारा यहाँ पर महेश साहब से फिलहाल संपर्क टूट गया। हम कोशिश यही करेंगे कि उनसे हम दोबारा से जुड़ेंगे। इससे पहले हम शाहबाज जी के पास चलते हैं। शाहबाज जी, आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि परिवारवाद हारेगा और 10 दिन पहले ही रंगों की होली मनेगी। धन्यवाद किरण जी। सबसे पहले तो मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, परिवारवाद की बातें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुख से अच्छी नहीं लगती हैं। और दूसरी चीज, इसमें कोई हुंकार वाली बात नहीं, वो की कोई बात नहीं है। ये मुद्दों पे नहीं है। पिछले बीते 5 वर्षों से जिस तरीके से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक मुजाहिरा पेश किया है अपनी नाकामियों का,
किस तरीके से इन्होंने कुचला है किसानों को, किस तरीके से इन्होंने कुचला है बेरोजगारों को। महंगाई अपने चरम पे है, तो जनता इस बार मुद्दों पर वोट करना चाह रही है। अगर मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है तो बीजेपी का टुकड़ा साफ होना तय है। ये किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। जहां तक कांग्रेस की मैं बात करना चाहता हूं, तो कांग्रेस ने, आपने मैनिफेस्टो देखे होंगे हमारे घोषणा पत्र में, हमने हर आयु के व्यक्ति को उसमें साधा है, चाहे हमारी महिलाएं हों। हमने 40% टिकट देके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ है। हमने बेरोजगारी हम कैसे दूर करेंगे, हमने ये भी बताया है अपने घोषणा पत्र में। भर्ती विधान निकालकर हम उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश कैसे बताएंगे, हमने ये भी बताया है। अपने जो हमारा उन्नति विधान है, तमाम तरीके की हमने अपने घोषणाएं दी। उसमें हमने युवाओं के लिए कुछ सोच रखा है, किसानों के लिए भी सोच रखा है, किसानों की आय कैसी दोगुनी होगी, तमाम तरीके के हमने वादा किए हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हम ये संकल्प लेते हैं कि इस प्रदेश को हम उन्नत प्रदेश बताएंगे। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, इसमें साफ इनकी हुंकार नहीं है, ये हताशा है। हताशा, इस तरीके से जनता को उन्होंने कुचला है, इस प्रदेश को कुचला है। प्रदेश की दीपक वघेल साहब, हताशा है, हुंकार नहीं है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 10 दिन पहले होली मनेगी, ऐसा होगा नहीं। देखिए, ये तो हताशा कांग्रेस प्रवक्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही है, किस प्रकार से वो हताशा की बात कर रहे हैं। आज ये रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का शासन है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 1 लाख रोजगार दे दिया और 1 लाख की तैयारी है। खैर, वो बात अलग है कि वहाँ पे जीत से लेकर लेखपाल तक का सबका पेपर आउट होता है। और दूसरी बात, वहां पर ये भी अलग है कि इनके एनएससीआई के प्रदेश महासचिव प्रकाश गोगरा उसमें पकड़े भी जाते हैं। इनके खुद के शिक्षा मंत्री के साथ में ऐसे पेपर आउट करने वाले खुद नजर आते हैं। तो क्या रोजगार की बात करेंगे, वहीं इनकी महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। तो अभी गोवा के अंदर भी चुनाव चल रहा है, तो गोवा के अंदर चुनाव में 28 सीटों में से मात्र 2 सीटें ये केवल महिलाओं को देते हैं, और जो कुछ प्रतिशत निकल के आता है वो 7% निकल के आता है। तो ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। तो इसी, और रही बात किसानों को रौंदने की, इन्होंने किसानों को रौंदने की बात करी तो ये बेतुल की घटना भूल गया। मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से जनरल डायर बनकर इनके मुख्यमंत्री ने वहां पर 24 किसानों को गोली मरवा दी। केवल किस बात के लिए, वो 5000 रुपया हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन के लिए अपना मुआवजा मांग रहे थे, वो भी अतिवृष्टि होने के कारण। तो यह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और कांग्रेस पार्टी हताशा भारतीय जनता पार्टी में दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए काम किया, हमने कर्ज माफी की, हमने गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया, हमने रिकॉर्ड खरीद की। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन सबसे ज्यादा हमने रिकॉर्ड की। हमने रिकॉर्ड गरीब लोगों को 43 लाख लोगों को मकान भी दिए। ये भी हमारी उपलब्धि है। हमने, और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा ऐसा नहीं कि हमने एहसान किया हो, उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिस अंत्योदय की भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार का भाव है। शाहबाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए, फिर मैं महेश जी के पास चलूंगी। मैम, आप इतने बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से हमसे विचार रख रहे हैं हम आपके ऊपर। ये बात आप क्लियर, आप भी जानती होंगी कि पेपर लीक में उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भर्ती ऐसा नहीं है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, एसआई की भर्ती हो, सब तरीके से, हर तरह से, हर चारों दिशाओं से एक ही न्यूज आ रही थी कि ये पेपर लीक हो गया, वो सा पेपर लीक हो गया। तो ये जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं, शायद आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे हैं। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग के आंकड़े हैं, लेबर कमीशन की रिपोर्ट है कि देश 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बेरोजगारी की दर को पार कर चुका है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। और ये कौन सी बातें, कौन से आंकड़ों पर ये कांग्रेस के ऊपर, दूसरे प्रदेशों के ऊपर जाकर अपनी बातें उछाल रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश को 5 साल में दयनीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी, नहीं समझ नहीं पाई दीपक जी, आप क्या कह रहे हैं? ये इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का कहना है, उनका स्टेटमेंट है। अगर इन्होंने नहीं सुना हो तो आप आर्काइव में निकाल के इनको एक बार दिखवा दीजिए। उन्होंने स्वयं कहा कि हमने 1 लाख रोजगार दिए हैं और 1 लाख रोजगार देने की तैयारी है। जिसमें अभी रीट और लेखपाल के पेपर का वहां पे विवाद चल रहा है। दोनों पेपर आउट हुए, उसमें इनके प्रदेश एनएससीआई के प्रदेश महासचिव प्रकाश गोगरा वो उसमें पकड़े जाते हैं, इनके खुद शिक्षा मंत्री के साथ में भी। तो ये वहां का प्रकरण है और शायद इनको जानकारी कमी है, राजस्थान और वहां पढ़ते नहीं। ये केवल सशक्तिकरण केवल उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं महिलाओं का। अलवर के अंदर एक बच्ची के साथ में वहां दुराचार होता है, ये उसके लिए खड़े नहीं होते। उत्तर प्रदेश में
चलिए महेश जी काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। महेश जी आपसे हम जल्दी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी। महेश जी, अब्दुल्ला खान है आजम खान के बेटे, उन्होंने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया है कि किसानों को मारने वाला जो है वो बाहर है और जो यूनिवर्सिटी बनाता है वो अंदर है, जेल के अंदर है। क्या कहना चाहते हैं कि जो भी आरोप आजम खान पे लगे हैं वो गलत लगे हैं और इस वजह से वो गलत से किसी की मंशा की वजह से वो जेल के अंदर में है? किस तरह, मतलब ये वक्तव्य का मतलब क्या समझे हम? देखिए, बीजेपी का पुराना एक रवैया है, अपने जो भी विरोधी हैं उनको किसी तरह से भी उनको फंसा करके जेल में डालना। आजम खान साहब के साथ जो बदले हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और अभी आप लखीमपुर खीरी का मामला देखेंगे जहां 5 मर्डर हुए और तुरंत बेल के लिए अपील हुई और बेल हो गया। सरकार की नियति पर न केवल संदेह है बल्कि सरकार चाहती है कि हमारे जो विरोधी हों उनको किसी तरह से फंसा करके और बर्बाद किया जाए उनको। आजम खान साहब की तरफ से देखते हैं बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, ये कोई मुकदमे है जिसमें 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया जेल के अंदर है। कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई इस तरह का काम नहीं हुआ जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट करें। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल कोर्ट देखेगा, लेकिन इस तरह से अगर चुनाव से पहले बयानबाजी आती है कि गलत फंसाया गया है, क्या 80 से 80 तकरीबन आरोप लगे हुए हैं आजम खान के ऊपर और इसमें कई सारे हैं। अवैध कब्जे की बात आती है और जो यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई है वो भी अवैध कब्जा जमीन किया हुआ है, उसके ऊपर वो यूनिवर्सिटी बनी है और गलत तरीके से बनी है, नियमों को ताक पर रख करके बनाया गया है। इस तरह का है नहीं, ठीक है, आरोप लगे हैं और लेकिन इन आरोपों में 2 साल से जेल न होना ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है और प्रश्न सदैव खड़ा होगा ये, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इस परिवार को, न केवल आजम खान को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, इवन अब तो रिश्तेदारों को भी फंसाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस पर हम दीपक जी से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक जा रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो दीपक जी आपसे इसी पर कि लगातार आप पर हम देखते हैं कि कई बार ईडी को आगे बढ़ाने की बात को लेकर के सवाल होता है कि रेड गलत तरीके से केंद्र सरकार ने करवा दिया है। कई तरह के सवाल उठे थे कि अगर रेड होती है तो केंद्र सरकार की मंशा इसमें खराब है, वहीं अगर 2 साल तक बेल नहीं हो पाता है तो यहाँ पर बीजेपी ने फंसाने की, केंद्र सरकार ने फंसाने की कोशिश की है, राज्य सरकार ने की है। तो इस तरह के कई आरोप जो है वो बीजेपी पर लगते हैं कि उन्होंने इस तरह की जो स्वायत्त संस्था है उस पर कहीं ना कहीं अपनी पैठ बना रखी है और अपने हिसाब से चलाती है। देखिए किरण जी, इनका तो आरोप लगाने का काम है, कभी ईवीएम लगाएंगे, अभी 10 मार्च के ईवीएम पे सबसे ज्यादा आरोप लगाएंगे कि, और आज से भी शायद ये ईवीएम पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो इनका तो आरोप लगाने का काम है। ये एक बार भूल जाते हैं कि चरित्र के लोगों को इन्होंने टिकट दिया, पहली लिस्ट में इन्होंने नायक जैसे लोगों को टिकट दिया, आदिल चौधरी जैसे लोगों को टिकट दिया, उसके बाद अगर ये असलम चौधरी जैसे, मदन भैया जैसे, और उसके बाद जेल और बेल वाले लोगों को भी अगर टिकट देने का काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है, चाहे वो आजम खान हो चाहे उनके सपुत्र हो। इन सबको ऐसा एक, इनको अपराधियों का जो संरक्षण करने का जो समाजवादी का एजेंडा है, ये आज का नहीं है, पूर्व की सरकारों में भी होता था। जो जितना बड़ा गुंडा वो समाजवादी, ऐसी परिभाषा एक आरएलडी के स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा एक गुंडा। तो आज देखिए उन्हीं लोगों का गठबंधन है जिनको वो गुंडा बोलते थे और उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया 2019 के अंदर, जिन लोगों के साथ में मायावती जी के साथ में जहाँ वो मुलायम सिंह को सबसे बड़ा गुंडा बोलती थी। तो आज ये चरित्र है, दोनों पार्टियां एक बार इनके साथ गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद में जब उनको पर्याप्त मात्रा में सीट नहीं मिली, इनका एजेंडा नहीं चला तो वो सब छोड़ के चले गए। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति यही बनी हुई है, ये लगातार दूसरों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और ये किसी भी प्रकार से नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो पुराना, जहाँ पे गुंडाई, बलवाई, भ्रष्टाचारियों को जिस प्रकार से आश्रय दिया जाता था आज भी इसी प्रकार से आश्रय दिया जा रहा है। चलिए शहबाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहबाज जी, मैम मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, ये किस कॉन्फिडेंस से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर? सबसे पहले एलडीआर का इन्होंने नाम सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में जो सबसे ज्यादा दागी विधायकों को टिकट मिलने का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हुआ है। देख लीजिए 100 के करीब आपने दागी लोगों को विधायकी में टिकट दिया है। तो कृपया इतना बड़ा झूठ यहाँ पर टीवी पर ना बोले। और दूसरी चीज, जब गठबंधन की बात आती है, सुन लीजिए, जब गठबंधन की बात आती है तो आप उन्हीं
अलगाववादियों के साथ कश्मीर में सरकार बनाकर चला चुके हैं। तो आपकी नीयत, आपकी मंशा बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। विचारधारा से पड़े लोग हैं आप, विचारधारा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये झूठ की फैक्ट्री जो 2014 से चल रही है ना, जनता समझ चुकी है। बहुत जल्दी इस देश से आपका पूरी तरीके से निपटारा हो जाएगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहां जहां चुनाव है, आपका सूखड़ा साफ होने वाला है। अगर आपने विकास किया होता तो आपको गर्मी, सर्दी, चर्बी याद नहीं आ रही होती। अपने मुद्दे जनता के बीच में बैठकर आप बता रहे होते। आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं धर्म की राजनीति पर। आपने बिना स्टेटमेंट, जिन्ना इस चुनाव में चल रहा है, चर्बी चल रही है, क्या है, शिमला चल रहा है, आपके पास विकास कहां है बताने को जनता से, जो आप वोट मांग रहे हैं। आप पिछले 3-4 दिनों का हिजाब कंट्रोवर्सी यूपी में ला रहे हैं, आपके पास बताने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ बताने को है। धर्म है, धर्म की राजनीति। ठीक है दीपक जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं महेश जी के पास चलूंगी। महेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य कोट करता हूँ, उन्होंने क्या अक्साई चीन हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं है। आपने अक्साई चीन जो भारत का अभिन्न अंग था, आपकी सरकार होने के नाते वो आज चीनियों के पास में चला गया। आपके समय तक चीन ने हमारे भारत पर कब्जा किया। हाँ सुनिए, और सुनिए, पीओ के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर जी आपकी देन है, जिसके कारण हमें राष्ट्रविरोधी बात करते हैं। आप हिंदुओं को तुलना करने वाले लोग हैं। आप हमसे बात करते हैं, आप तौकीर रजा जैसे लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, जो देश को खंड खंड करने की बात करते हैं। आप देश को तोड़ने वाले लोगों की बात करने वालों का समर्थन करते हैं। एक शब्द नहीं निकलता। आप मेनका गांधी जी किस प्रकार का यूनिवर्सिटी और स्कूलों के अंदर चरित्र लेकर आना चाहती है, वो क्या बोलती है, बिजली पहन के अब छात्राएं स्कूल में जाएंगी क्या? आप इस प्रकार की बातें करते हैं। कोई डेकोरम है शिक्षा के अंदर? शिक्षा का तालिबानीकरण कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं लेके आई इस मुद्दे को। आपके नेता ने सबसे पहले बयान दिया, प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बयान दिया। आप कम से कम एक बार फैक्ट चेक करके आइए और टीवी पे इस प्रकार से झूठ ना बोलिए जिस प्रकार से आप झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा समाज की तरफ पढ़ भी नहीं है, मुझे पढ़ के आया, मुझे थोड़ा रिसर्च करके आया कि आपकी रिसर्च टीम ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसे ठीक कीजिए। ठीक है, चलिए मैं महेश जी के पास चलती हूँ। महेश जी के पास चलती हूँ, आपके पास आऊंगी शहबाज जी। महेश जी के पास चलती हूँ, काफी देर से बैठे हैं। महेश जी, आज 55 सीटों पर मतदान हुआ है। अगर हम वहां के आंकड़े को देखें, वोटर्स को देखें, तो मुस्लिम बहुल्य है। इसी के साथ वहां पर AIMIM के जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी उतरे हुए हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि सपा रालोद का तो गठबंधन है ही, उसका फायदा तो होगा ही, लेकिन AIM के उम्मीदवार के होने की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स छिड़क सकते हैं? इसका थोड़ा सा घाटा यहां पर देखने को मिल रहा है 55 सीटों पर। महेश जी, आवाज जा रही है मेरी आप तक? चलिए, महेश जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शहबाज जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को रखिए। मैम, इनकी नियत मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनकी नियत मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। देश हित, इन्होंने जो देश को बांट दिया है ना, जो राम रहीम की मोहब्बत का पुल है, इन लोगों ने तोड़ने का काम किया है। संविधान का हनन करने का काम किया है। जो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रस्तावना है, उसमें जो है देश की इंटीग्रिटी, देश का सेकुलरिज्म, देश का जो एक अखंडता और संप्रभुता का जो चरित्र है ना, वो इन्होंने तोड़ने का काम किया है। मैम, इनकी धर्म की राजनीति, धर्म के मुद्दे अभी तक। ठीक है, शहबाज जी ये बता दीजिए, 2017 का अगर हम चुनाव देखें तो वहां पर आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन वहीं पर आप लोगों की सीट उतनी नहीं आ पाई। इस बार आप अलग अलग लड़ रहे हैं, कितना आप अपने आप को देख रहे हैं आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है? मैम, जहां मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे अपने कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही है। दूसरी चीज, जो हमने इस बार 5 साल जनता के बीच में रहकर जो मेहनत की है, आपकी NRC, तीनों कृषि काले कानून जो मोदी जी ने बेशर्माई से वापस लिए थे, उनने चाहे दलित की बेटी, उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी, कास्टज में कस्टोडियल डेथ, जहां जहां पर आम आदमी के साथ ही अन्याय हुआ, वहां पर कोई नहीं खड़ा था, वहां पर खड़ी थी ठीक है। AIMIM पार्टी वहां पर है, इसका किस तरह से आप नतीजा देख रहे हैं, क्या लग रहा है शहबाजी? ओवैसी जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो आते हैं चुनाव के टाइम, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम, और वोटर्स को पोलराइज करने का काम करते हैं। उनका कोई भी कार्ड
कोई भी कार्ड यूपी में चलने वाला नहीं है। जो ठीक है। बीजेपी की बी टीम है। चलिए आखिरी सवाल मैं महेश जी से कर लेती हूँ। महेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। AIMIM के उम्मीदवार भी उतरे हुए हैं। इससे पहले तो आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन थी, लेकिन उतनी सीटें आप नहीं जीत पाए थे। इस बार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सपा रालोद आप लोग एक साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं AIMIM के आने से मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी है। मुस्लिम बहुल्य जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं छिटक सकते हैं। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई वोट नहीं छिटक रहा है। पहले चरण के चुनाव में आपने देखा सपा के जितने गठबंधन के लोग हैं और सपा मिलकर के किस तरह से वोटों की बारिश हुई और 80% से अधिक वोटों को वोट इस गठबंधन को गया है। इसी तरह से दूसरे चरण का जब चुनाव हो रहा है तो आप इसमें देखेंगे 55 सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें हम 50 से अधिक सीटें जीतने की स्थिति में। अच्छा, रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तो आप देखेंगे कि इन 55 सीटों में हम 50 से अधिक किसी भी जिले में किसी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और हमारे जो भी उम्मीदवार हैं वो पूरी तरह से समर्पित भाव से लगे हुए हैं और आप देखेंगे जब इसमें हम 50 से अधिक सीटें जीत चुके होंगे। ठीक है, ठीक है। ये दीपक जी के पास में एक सवाल आखिरी रहेगा इनसे सीधे तौर पे। शिवपाल यादव की आप दम भरते हैं। बीजेपी जब भी आई है, मंच से उतरी है, तो उन्होंने कहा है कि चाचा की बात अखिलेश नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने आज लिखा है कि अखिलेश आ रहे हैं सत्ता में। ट्वीट किया है कुछ देर पहले। जी देखिए, शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार से सत्ता की मलाई की खाने के लिए आपस में लड़ाई होती है। दोनों साइकिल के अलग अलग पहियों को अलग अलग ले जाते हैं और साइकिल वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है। आज ये किसी प्रकार से वो आपस में उन साइकिल के दोनों पहियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर जैसे ही सत्ता के आसपास ये पहुंचने का प्रयास दिखता है कि सत्ता के लिए जो परिवार के अंदर लड़ाई है वो किसी से छुपी नहीं है और ये वही सत्ता की लड़ाई के कारण से वो बहुत ही जल्द जब सत्ता के पास नहीं पहुंचेंगे तो फिर से अलग हो जाएंगे। ये स्पष्ट है। आप 10 मार्च तक का इंतजार करिए। 10 मार्च, ठीक है, चलिए 10 मार्च का इंतजार कर लेते हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपने पक्ष जो है वो यहाँ पर रखने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ।